नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव इंक पर। दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2021 और आज से हम लोग एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। आप में से अत्यधिक छात्रों ने ये डिमांड की थी, मांग की थी कि सर करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आज से हम लोग ये करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे बहुत ही अधिक सहयोग करेंगे, प्रदान करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य ही करेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि जो करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊँगा और करंट अफेयर के साथ साथ जो जीके जीएस आप लोग को अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें ही जीके को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो फिर जीके भी आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर जीके से या फिर करंट अफेयर से कोई प्रश्न आते हैं तो उसमें से आप 80% क्वेश्चन आप कर पाएंगे। भाई जीके में 100% क्वेश्चन तो बड़ी मुश्किल ही हो पाती है कि 25 क्वेश्चन है तो 25 ही कर दें, लेकिन 25 में 20 से प्लस करेंगे, ये मेरा वायदा रहेगा। तो भाई जीके और करंट अफेयर के लिए बिल्कुल आपको परेशान अब नहीं होना है। तो दैनिक समसामयिकी की ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आप एसएससी के किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल किसी भी एग्जाम की, या फिर आप यूपी के किसी एग्जाम की, एसआई की, पुलिस कांस्टेबल की, लेखपाल की, किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जहां भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, तो आप निश्चित तौर पर इस क्लास को देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों जो होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई आज ये पहली क्लास थी तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। चलिए फिर अब देर ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। भाई आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया। स्टार मार्क ला लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2021, तो भाई ये आपके अमेरिका में आयोजित किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। अमेरिका के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी क्या है। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये क्वेश्चन आता है तो नोट कर लीजिएगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और अगर पूछ ले कि ये वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमेक नदी के किनारे। ये नोट कर लीजिएगा, पोटोमेक नदी के किनारे। जो भी क्वेश्चन के साथ अतिरिक्त पॉइंट बताऊंगा इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ का भाई की मुद्रा तो डॉलर है, सभी को पता है। आइए इसके बाद जो ऑप्शन है, जैसे चीन की बात करते हैं तो सभी को पता है कि भाई चीन की बात करते हैं तो उसकी राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी आपके बीजिंग है, ठीक है। और चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा आपके रेन मिनबी, ठीक है, रेन मिनबी है। अति महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिएगा। और बात करते हैं इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है, तो जी जिनपिंग साहब हैं, ठीक है, जी जिनपिंग भाई साहब हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अति महत्वपूर्ण तरीके से। तो बीजिंग राजधानी, रेन मिनबी आपके यहाँ की मुद्रा, और जी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद रूस की बात करते हैं तो सभी को पता है कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है, तो आपके रूबल है, ये भी सभी को पता है। और इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, व्लादिमीर पुतिन भाई साहब हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो भाई दिमित्री मेदवेदेव हैं, याद रखिएगा। और भारत की बात करते हैं तो भारत की राजधानी तो सभी को जग जाहिर है कि नई दिल्ली है। प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपके राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामनाथ कोविंद किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो अमेरिका में आयोजित किया गया। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है, तो सभी को पता है भाई, आप लोग को सभी को पता ही पता है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्ड उत्पादक केंद्र किस जिले में स्थापित किया। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्ड उत्पादक केंद्र किस जिले को स्थापित किया, कटक, अंगुल, भद्रक, देवगढ़। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भाई आपके कटक जिले को रेशम यार्ड उत्पादक केंद्र आपके घोषित किया। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। यहाँ पर अगर पूछ लिया कि बात करते किसकी, ये हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिएगा, हाँ उड़ीसा की हम लोग बात कर रहे थे। तो उड़ीसा की बात करते हैं, अगर इसकी राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, ये याद रख लीजिएगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें प्रेजेंट टाइम के इसके सीएम कौन है, तो सभी को पता होगा कि नवीन पटनायक की बात करते हैं, तो नवीन पटनायक हो जाएंगे। और अगर आ जाए कि इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है, अभी जो सीजीएल के एग्जाम यही क्वेश्चन आया था कि आपके उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन हैं, याद रख लीजिएगा गणेशी लाल जी। गणेशी लाल जी की बात करते हैं, ये उड़ीसा के क्या है, आपके
उड़ीसा के आपके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 147 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की बात करते हैं तो 10 सीटें हैं, वहीं लोकसभा की बात करते हैं तो 20 सीटें हैं। याद रखिएगा थोड़े से अतिरिक्त फैक्ट्स। तो क्वेश्चन था कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्ड उत्पादक केंद्र किस जिले में स्थापित किया? तो भाई कटक में स्थापित किया। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? समझ रहे नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इन्होंने आपके ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गार्डन ब्राउन की बात करते हैं। तो आपकी गार्डन ब्राउन को आपके इन्होंने आपके हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए। दोस्तों WHO की बात करते हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और जिनेवा की बात आती है तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बात करते हैं रेड क्रॉस की, तो इनका मुख्यालय भी आपके जिनेवा में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो आपकी बर्न होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो अतिरिक्त जीके के फैक्ट जो लिखाए जा रहे हैं उसको नोट करते हुए चलेंगे। आप केवल 10 दिन ज्वाइन करके देखिए, आपके जीके का लेवल एक अलग होगा, ये मेरा वादा है। तो भाई यहाँ पर समझ गए गार्डन ब्राउन सही उत्तर हो गया। दोस्तों यहाँ पर भी और कुछ नेताओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है जिनके बारे में आपको पता होगा, जैसे ऋषि सुनक की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं ऋषि सुनक की, तो इनके बारे में पता होगा कि ये ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम के आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि वित्त मंत्री हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ऋषि सुनक की बात करते हैं, भाई बोरिस जॉनसन को जानते होंगे कि भाई कि ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन साहब हैं। और ये भी एड बॉल्स की बात करते हैं, ये भी आपके ब्रिटेन के एक महत्वपूर्ण आपके पॉलिटिशियन हैं। तो ऋषि सुनक के बारे में वित्त मंत्री और PM बोरिस जॉनसन के बारे में भी जानते होंगे, और गार्डन ब्राउन के बारे में तो आप लोग जान ही गए क्वेश्चन के माध्यम से। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का शहर कौन से स्थान पर रहा? भाई ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में तो भाई भारत का जो शहर है ये 26 नंबर पर रहा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 26 नंबर पर भारत का शहर रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि FIH की बात करते हैं। सभी को पता है कि ये हॉकी महासंघ है। FIH की बात करते हैं तो ये FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के बारे में बात कर रहे हैं। जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो भाई इसका राज्य आपके उड़ीसा की बात करते हैं, तो ये उड़ीसा इस बार इसका आपके क्या करेगा? आपके मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट तरीके से रखिएगा, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हॉकी की बात आती है तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपकी हॉकी है। यहीं अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। हॉकी की बात करते हैं तो आपके इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपके 11 होती है। और आगा खां कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आगा खां कप, इसका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, पेपर में कई बार आपके आ जाता है, ठीक है। और अभी 2018 में जो आपके हॉकी विश्व कप हुआ था, ठीक है, तो 2018 ईस्वी में जो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी थी? तो बेल्जियम थी। ये बात भी याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 26 सितंबर को, हाँ एक बात और की, FIH की बात करते हैं तो ये आपके हॉकी महासंघ है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में आपके इसका मुख्यालय पड़ता है FIH का, ठीक है। और लुसाने में ही आपके जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर भी लुसाने में पड़ता है। तो FIH और IOC दोनों का मुख्यालय लुसाने में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाई 26 सितंबर की बात करते हैं तो विश्व भर में विश्व परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, विश्व परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस और विश्व बेटी दिवस, ये 26 सितंबर को है। सितंबर की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको पता होना चाहिए जो सितंबर से संबंधित हैं। आइए आपको बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाई यहाँ पर डालिएगा सितंबर, ठीक है, सितंबर डालिएगा। और अब यहाँ पर नोट कीजिएगा आप लोग, भाई जीके जिसके भी प्रश्न आपसे छूटे ना, इसलिए हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। तो सितंबर में 5 सितंबर सभी को क्लियर होगा कि यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर लिखने की जरूरत नहीं है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर सभी को पता है। इसके अलावा बात करते हैं किसकी? इसके अलावा बात करते हैं 8 सितंबर को, तो नोट कर लीजिएगा भाई आपके अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किसकी बात करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल साक्षरता दिवस आपके 8 सितंबर को मनाया जाता है। अभी और बात करते हैं दोस्तों,
8 सितंबर के बाद और 14 सितंबर की बात करते हैं तो हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी नोट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, इसके अलावा बात करते हैं 15 सितंबर को, तो नोट कर लीजिएगा 15 सितंबर को आपके अभियंता दिवस यानी कि आपके इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। अभियंता दिवस कब मनाते हैं, पेपर में आ जाता है कई बार, तो अभियंता दिवस आपके 15 सितंबर को मनाते हैं। वहीं बात करते हैं किसकी, सितंबर माह में आपके 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाते हैं बेटा, तो ओजोन परत रक्षण दिवस की बात करते हैं तो ये आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक लास्ट नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए स्पेशल है, यहाँ पर डालिएगा आरपीएफ स्थापना दिवस। आरपीएफ की बात करते हैं, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आरपीएफ स्थापना दिवस आपके 20 सितंबर को मनाया जाता है। भाई सितंबर के ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिसमें आपके 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस और 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर 26 सितंबर था, तो भाई सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण, आपके विश्व परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, ठीक है, परमाणु का जो हथियार है उसका उन्मूलन हो, और आपके विश्व बेटी दिवस, ये आपके मनाया जाता है। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नहीं प्रेस नहीं है, ये प्रेम है, प्रेम ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया, प्रेम ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया, चिकी सरकार, अवीक सरकार, अरूप सरकार या फिर आपकी अशोक सरकार। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अवीक सरकार की बात करते हैं, तो अवीक सरकार, तो आपके जो के मेन आपके एडिटर रह चुके हैं एबीपी ग्रुप के, तो वे अवीक सरकार की बात करते हैं, अवीक सरकार की, तो इन्हें आपके प्रेम ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेम ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। ये जो चिकी सरकार, अभी सरकार, अरूप सरकार, अशोक सरकार, ये सब इनके फैमिली मेंबर हैं। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन बनाया गया जिससे कि सरकार वाला आप जो याद कर लेते हैं उससे आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट आपके लिए बन सके, तो नाम याद रखिएगा अवीक सरकार, ठीक है। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है, समझ रहे हैं, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए, ठीक है, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया। भाई इसकी पीडीएफ फाइल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएगी, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है, फटाफट से। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट होने चाहिए। करंट अफेयर आपको एक दिन पढ़ने से नहीं आता है, आप 10 दिन लगातार पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलपमेंट बनने लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति की बात करते हैं, इसके किसे भारतीय तीरंदाज को चुना गया है, इसके लिए दीपिका कुमारी, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी और अभिषेक वर्मा। भाई ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ही ऑप्शन 2 बार आ गया है, एक ही ऑप्शन आपके 2 बार आ गया है। यहाँ पर देखिएगा, दीपिका कुमारी, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, अभिषेक वर्मा, ये कई बार ऑप्शन हो गए, एक ही ऑप्शन। तो भाई ये 2 बार हो गया है, इसको आप एक बार कर लेंगे, लेकिन सही उत्तर आपके अभिषेक वर्मा ही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये तीनों जो नाम है आपके, ये जो तीनों नाम है, ये तीनों अपने आप में प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। इसमें अभिषेक वर्मा की बात करते हैं तो इनको विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए आपके भारतीय तीरंदाज नियुक्त किए गए। दोस्तों अभिषेक वर्मा की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए, कि अभिषेक वर्मा की बात करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2015 ईस्वी में दोस्तों, जो आपके 2015 ईस्वी में जो आपके तीरंदाजी का विश्व कप हुआ था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। 2015 ईस्वी के तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था। यही नहीं दोस्तों, 2014 ईस्वी में जो आपके एशियाई खेल हुए थे उसमें कंपाउंड टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। और आपके मिश्रित व्यक्ति में इन्होंने आपके रजत पदक दिलाया था। तो 2014 ईस्वी के हॉकी जो मतलब 2014 ईस्वी के जो एशियाई खेल हुए हैं उसमें तीरंदाजी में इन्होंने आपके कंपाउंड टीम की जो स्पर्धा होती है उसमें स्वर्ण पदक, और जो मिश्रित व्यक्तियों की स्पर्धा होती है उसमें रजत पदक दिलाया था। और इनके इस आपके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2014 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और अब बात करते हैं तो इन्हें विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए भारतीय तीरंदाज किया गया है, ठीक है। अभिषेक वर्मा के बारे में बात जान लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात करते हैं दीपिका कुमारी की, तो भाई ये सुप्रसिद्ध हैं। अगर कहा जाए कि सबसे प्रसिद्ध भारत की तीरंदाजी कौन है करती हैं, तो दीपिका कुमारी का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि इन्होंने आपके दीपिका कुमारी की बात करते हैं
तो ये इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सन 2012 ईस्वी में दोस्तों, सन 2012 ईस्वी में जब आपके तीरंदाजी की विश्व रैंकिंग में, तीरंदाजी की आपके विश्व रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान पर चली गई थी, ये शीर्ष स्थान पर चली गई थी। इसीलिए भाई ये भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी तीरंदाजक हैं, ठीक है, तीरंदाजी, ठीक है। दीपिका कुमारी की बात करते हैं, 2012 ईस्वी में पुरुष रैंकिंग, विश्व रैंकिंग में इनका स्थान आपके शीर्ष पर था। यही दोस्तों बात करते हैं दीपिका कुमारी को क्या फेमस बनाता है, तो याद रखिएगा 2010 ईस्वी में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, इनका अगर मुख्यालय पूछ ले तो लंदन याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम का। तो 2010 ईस्वी में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक दिए, 2 स्वर्ण पदक जीते, व्यक्तिगत भी और टीम के तौर पर भी इन्होंने आपके भारत को पदक दिलाया, ठीक है। ये इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि मात्र 16 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रमंडल खेल 2010 ईस्वी में इन्होंने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। कहाँ की हैं ये, तो भाई ये झारखंड रांची में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कई बार तो पेपर में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि उनके आपके जन्म स्थान से याद आ रहा है, तो ये याद रखिएगा झारखंड से। वहीं बात करें तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी तीरंदाजी में भारत को, लेकिन उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतर पाई। सन 2012 ईस्वी में जो लंदन में ओलंपिक हुआ, इसमें भी इन्होंने पदक नहीं दिला पाई। 2016 ईस्वी में जो आपके रियो ओलंपिक हुआ, ठीक है, रियो ओलंपिक हुआ, उसमें ये आपके क्वार्टर फाइनल में के बाहर हो गई। और 2020 ईस्वी के टोक्यो ओलंपिक में भी इनके हाथ पदक नहीं लगा। ये बड़ी बात है कि इनके हाथ टोक्यो में अभी तक पदक, मतलब कि ओलंपिक में अभी तक पदक नहीं लग पाया है, ठीक है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक भारत को दिलाए थे। वहीं बात करते हैं डोला बनर्जी की, तो डोला बनर्जी भी भारत के लिए प्रसिद्ध तीरंदाजक हैं, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली भारतीय तीरंदाजक हैं, ठीक है, पहली भारतीय तीरंदाज हैं, तीरंदाज फर्स्ट, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली भारतीय तीरंदाज कौन है, तो डोला बनर्जी हैं, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो एथेंस 2004 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज हैं। याद रखिएगा कि भाई आपके क्वालिफाई करने वाली, ठीक है, ओलंपिक के लिए, ठीक है, ओलंपिक में ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ओलंपिक में आपके क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट लेडी आपके किसमें, आपके तीरंदाजक में, ठीक है। तो प्रथम महिला तीरंदाज हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ओलंपिक के लिए भाई आपके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी कौन है, तो फर्स्ट महिला तीरंदाज कौन है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपके डोला बनर्जी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक भी भारत को दिलाया है, ठीक है, और ऐसा करने वाली भारत की प्रथम महिला है। तो इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ध्यान से बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कि भाई आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फर्स्ट भारतीय तीरंदाज कौन है, तो डोला बनर्जी हैं। डोला बनर्जी किस खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाज से, ये तो इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने के लिए, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला तीरंदाज कौन है, तो भी डोला बनर्जी होगा। और अगर क्वेश्चन पूछ ले तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपके तीरंदाजी का जो विश्व कप होता है उसमें आपके स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो भी डोला बनर्जी हो जाएगा। इनके बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नोट कर लीजिएगा। तो दीपिका कुमारी, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, इन तीनों के बारे में मैंने आपको स्पेशल रूप से बता दिया है। और क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए, तो भाई यहाँ पर सही उत्तर अभिषेक वर्मा, करेक्ट आंसर यहाँ पर लगाया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखिका अनामिका को किस भाषा के लिए आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। भाई सही उत्तर हो जाएगा आपके हिंदी भाषा के लिए इन्हें, आपके अनामिका जी को आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आप रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि भाई राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ली सजेश को, ब्रिगेडियर MV सरस्वती को, श्रेणी हर्बर्ट को, फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। भाई आप सभी तो आपके बात करते हैं किसकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के, इनके बारे में तो आप सभी सुपरिचित होंगे। बात करते हैं किसकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करते हैं, नाइटिंगेल जो इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके बारे में तो सुपरिचित होंगे। भाई बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो इनका एक नाम और भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, द लेडी विद द लैम्प। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि द लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो द लेडी विथ द लैम्प की बात करते हैं, इस नाम से आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करते हैं तो भाई आपके आधुनिक जो नर्सिंग आंदोलन है इसका जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता
फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करते हैं, इनको कहा जाता है। और ये इतना फेमस क्यों हुई दोस्तों, ये इन्होंने आपके नर्स के रूप में काफ़ी पूरा जीवन अपना लगा दिया। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि वाला काम इनका था कि जब क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था, तो क्रीमिया के युद्ध के दौरान, ठीक है, क्रीमिया के युद्ध के दौरान अक्टूबर 1854 में इन्होंने 37 स्त्रियों का दल आपके घायलों की सेवा के लिए तुर्की में भेजा था। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि वाला इनका काम था कि क्रीमिया के युद्ध के दौरान अक्टूबर 1854 में इन्होंने 37 स्त्रियों का एक दल आपके तुर्की भेजा घायलों की सेवा के लिए। तो भाई ये घायलों की सेवा के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे थी, नर्स के रूप में आपके घायलों की सहायता करने के रूप में इन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया। कहा जाता है कि क्रीमिया के युद्ध के दौरान जब सारे डॉक्टर चले जाते थे, तो ये दीपक लेकर आपके सारी रात उनका इलाज करती थी, उनके घायलों का मदद करती थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया द लेडी विथ द लैंप। मतलब वो लेडी जो उसके हाथ में लैंप है, मतलब रातों रात जो जाकर लैंप को लेकर वो आपकी सेवा कर रहे। तो ये है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और आपके नर्स की दुनिया में इनसे बड़ी नर्स के इनसे प्रसिद्ध और इनसे ज़्यादा आपके बड़ी नर्स किसी को कहा नहीं जा सकता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और इसलिए इनके सम्मान में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, ये आपके एक नर्स के तौर पर सबसे बड़ा पुरस्कार है, नर्स के तौर पर सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यहाँ से भाई आपके ये समझ में आ गया होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जान गए कि सुप्रसिद्ध नर्स रही हैं, और इनके ही सम्मान में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है, जो आपके नर्स के द्वारा सबसे बड़ा पुरस्कार है अगर वो प्राप्त कर सके तो, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। और 2020 में ये किसे दिया गया, तो ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को ये दिया गया है। किसके, ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिएगा दोस्तों। जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इनके जन्मदिन पर ही आपकी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई नर्स दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपके 12 मई को मनाया जाता है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इस बार ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से भाई 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के कंप्लीट हो गए आपके। और अतिरिक्त फैक्ट के साथ मैंने आपको करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए हैं। तो मुझे लगता है करंट अफेयर की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। भाई मैंने कहा था कि जीके जीएस भी मैं आपको कराऊंगा, तो आपके क्वेश्चन के साथ तो मैंने जीके जीएस करा दिए, कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आपके लिए लेकर आया हूँ जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ दिन इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपके बहुत ही मजा आपको आने वाला है। चलिए एक बार जीके जीएस के कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग अपना रिवीजन धमाकेदार टेस्ट स्टार्ट करते हैं। भाई जीके जीएस के लिए रिवीजन, या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भाई ये चीज़ें हैं, आप बार बार इन चीज़ों को पढ़िए, बहुत ही शानदार सा आपको मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है। भाई पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करते हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में कई बार आपके रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों पेंटागोनिया की बात करते हैं तो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में स्थित है आपकी पेंटागोनिया का मरुस्थल, और अर्जेंटीना में ही आपकी पंपाज घास के मैदान है। अगर ये क्वेश्चन आए तो दोनों याद रखिएगा कि पेंटागोनिया का मरुस्थल और पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स है। क्या आपकी ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया। भाई संविधान की बात करते हैं, पॉलिटी का जो उसके ड्राफ्ट है किसने तैयार किया था, तो बी.एन. राव ने। ठीक है, बी.एन. राव ने इसके ड्राफ्ट को तैयार किया था। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो वेंकैया पिंगले ने। ये नोट कर लीजिएगा, वेंकैया पिंगले की बात करते हैं तो वेंकैया पिंगले ने आपके राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भाई जीके जीएस भी ऐसे आपका होगा, मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी पर है। किस पर, आपके कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस हार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। भाई ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है कि जब अस्थियों की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं बोन्स की, जब बात करते हैं बोन्स की, अस्थियों की, उसमें जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस रोग को आपके ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। और किस हार्मोन की अधिकता से होता है, तो दोस्तों एक हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन की बात करते हैं तो इसकी अधिकता से आपके ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ये पैराथार्मोन हार्मोन आपके, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। पैराथायराइड ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है,
4 की संख्या में, वहाँ से यह हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन, और इसकी अधिकता से ही ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अस्थियाँ कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो नोट करिएगा पैराथार्मोन हार्मोन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी की बात करते हैं। ठीक है, इसको संविधान में शामिल किया गया। तो 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को शामिल किया गया। सन 2017 ईस्वी में आपके 1 जुलाई को ये जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी की बात करते हैं तो आपके किस समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आई थी। आगे बढ़ता हूँ कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सिडबी को सभी पता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इसकी बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सभी को पता होना चाहिए कि अब मारो लखनऊ में आपके इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं किस नदी के किनारे, तो भाई आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ठीक है, सिडबी की स्थापना कब हुई, तो 2 अप्रैल दोस्तों, आपके 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना होती है। प्रेजेंट टाइम इसकी आपके अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विश्व की सर्वाधिक लंबड़ी झील कौन सी है भाई, लंबड़ी झील की बात करते हैं। ठीक है, तो विश्व की सर्वाधिक लंबड़ी झील है आपकी वान झील। कौन सी झील है आपकी, वान झील है, जो आपकी कहाँ पर पड़ती है, तुर्की में पड़ती है। ये विश्व की सर्वाधिक लंबड़ी झील है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है, और विश्व की सर्वाधिक लंबड़ी झील। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। किसकी बात करते हैं, कैस्पियन सागर की बात करते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर की बात करते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो किस कैसे पानी की है, तो खारे पानी की है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तभी आपको कैस्पियन सागर ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं भाई, आपके 5 देश हैं, जिनको आप, एक ट्रिक है तारीख। ठीक है, तारीख एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, तारीख ट्रिक से। यहाँ पर टी का अर्थ है आपके तजाकिस्तान। ठीक है, ए का अर्थ है अजरबैजान, आर से मतलब होता है रूस, ई से होता है ईरान, और की से होता है कजाकिस्तान। तो ये 5 देश हैं। ठीक है, ताजिकिस्तान, ठीक है, ठीक है, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, ये आपके यहाँ पर देश हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाती है। तो यही 10 क्वेश्चन पर आज बात करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। तो यहाँ से भाई हम लोगों ने करंट अफेयर के ऊपर भी बात कर ली। करंट अफेयर के साथ साथ मैंने कई सारे जीएस पढ़ाए थे, और जीएस के अतिरिक्त 10 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ऐसे ही जी के जीएस भी आपको चलता रहेगा, करंट अफेयर भी चलता रहेगा। तो प्रतिदिन भाई क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दैनिक समझ की क्लास इसी तरीके से आपको लगातार मिलती रहेगी, प्रतिदिन आपको 11 बजे। ठीक है, दोपहर के कहें या फिर सुबह के 11 बजे आपको ये क्लास प्रतिदिन आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बाय बाय।